हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एजुकेशन के यानी साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं इसके बारे में हम अभी देखेंगे। कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को हम आज पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सीटेट, यूटेट, आपका यूजीसी नेट और आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आपको टीचिंग से कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर एक या दो क्वेश्चन यहाँ से हर बार बनते हैं और आपको हर बार ये परेशानी में डाल देते हैं कि ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती क्या हैं। तो आज हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती क्या हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल की वीडियोस को आगे तक पहुंचाने का काम करें ताकि आगे और लोगों को भी हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसको हिंदी में बोलेंगे हम अधिगम अक्षमताएँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अधिगम अक्षमताओं में पहला आपका इस पर नाम दिख रहा है। डिसेबिलिटीज़ में आपका डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। तो ये जो डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया होती हैं, इन्हीं का नाम होता है आपका जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आती हैं। ये होती क्या है इसको हम देखेंगे धीरे धीरे। तो पहली हमारी डिसेबिलिटी है आपकी डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या होती है? डिसलेक्सिया जैसे में इसमें आपको दिख रहा है कि डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर का मतलब ये है कि बच्चा इसमें क्या रीड सही से नहीं कर पाता है। रीड सही से नहीं करेगा तो नीचे से हमने एग्जांपल लिखे हुए देखे। जैसे इस ऑर्डर में क्या होता है, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो 100 को वज लिखता है, स्मॉल बी को स्मॉल डी। जैसे उस बच्चे को बोला जाएगा कि स्मॉल बी लिख, तो वो क्या लिखेगा? डी लिखेगा। 100 होगा तो इसको क्या लिखेगा? वज लिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये आपका एक पढ़ने की बात और लिखने की बात, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। अगर हम उसको पढ़ने के लिए बोलेंगे 100, ठीक है, तो ये आपका रीडिंग डिसऑर्डर है। वैसे सेम इस तरह का हमारा दूसरा डिसऑर्डर होता है जो राइटिंग से रिलेटेड होता है, उसमें भी सेम आपकी चीज़ें आती हैं। तो ये इसमें लिखना और पढ़ना दोनों आपकी चीज़ें आती हैं, लेकिन ज़्यादातर फोकस इसमें किया जाता है कि ये आपका रीडिंग बेस्ड डिसऑर्डर माना जाता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या नहीं कर पाता है? पढ़ नहीं पाता है सही से। हम उसको अगर बी बोल रहे हैं लिखने के लिए तो वो डी लिखेगा, डी बोल रहे हैं पढ़ने के लिए तो वो बी पढ़ेगा। ठीक है, 100 अगर हम बोल रहे हैं तो वो वॉज पढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि इसमें हम टोटल कंक्लूजन पे इस पे पहुंचते हैं कि ये आपका एक रीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा पढ़ने में अक्षम रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि बच्चा जो है एक सोच रहा है कि क्या होगा। जैसे उसको हम कुछ स्पेलिंग बताएंगे तो वो उस स्पेलिंग को क्या नहीं कर पाता है, ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता है, वो कुछ उल्टा पुल्टा ही आपको रीड करके देगा। ठीक है, तो आपका डिसलेक्सिया, जहाँ पर भी डिसलेक्सिया आ जाए तो सीधे सीधे आपको गैस लगा देना है कि आपका एक रीडिंग डिसऑर्डर है और इसमें बच्चा रीड नहीं कर पाता है वर्ड्स को सही से। ठीक है, तो पहला डिसऑर्डर आपका डिसलेक्सिया। फिर हम बढ़ते हैं दूसरे डिसऑर्डर की तरफ। दूसरा डिसऑर्डर हमारे पास है डिस्ग्राफिया। अब ये डिस्ग्राफिया क्या होता है? जहाँ पर भी आपको डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ सीधे आपको पेन पेंसिल से ले लेना है कि हम ग्राफ से क्या करते हैं, हाथ से पेन पेंसिल से हम ग्राफ तैयार करते हैं। तो डिस्ग्राफिया का मतलब है आपका राइटिंग से रिलेटेड। तो ये आपका राइटिंग से रिलेटेड क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है और इसमें क्या होती हैं, आपके हाथ की जो उंगलियां होती हैं वो सही से काम नहीं कर पाती हैं, यानी लिखते टाइम आपकी राइटिंग सही नहीं बन पाती। और उस राइटिंग सही नहीं बनने के कारण कभी कभी आपका जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, हम उसको, जैसे हमने उसमें 100 को वज पढ़ा था तो इसमें क्या करेगा, 100 को वज लिखेगा। हम 100 बोलेंगे तो बच्चा क्या करेगा, वज लिखेगा। ठीक है, तो डिफ़िकल्टीज विद होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग ए राइटिंग टूल। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो राइटिंग टूल होते हैं, चाहे आपका पेन, पेंसिल, कुछ भी, चौक, कुछ भी अगर उस बच्चे को दे दें तो ये डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसको होल्ड करने में, जो भी उसका राइटिंग टूल होता है। तो डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ यानी लिखने वाला, जहाँ पर भी लिखने की वाली प्रॉब्लम आएगी, आपकी राइटिंग डिसऑर्डर आएगा, तो सीधे सीधे आपको गैस लगा देना है कि ये आपका डिस्ग्राफिया की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको ग्राफ याद रखना है। ग्राफ में हम बनाते हैं, हम हाथ से वर्क करते हैं, पेन से चलाते हैं, तो इसका मतलब ग्राफिया का मतलब ये राइटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें आपका हैविंग ट्रबल रिकॉलिंग हाउ लेटर्स आर फॉर्म्ड। तो इसमें क्या करता है बच्चा, जैसे कि हमने देखा था कि 100 को उस टाइम उसमें क्या कर रहा था, वज पढ़ रहा था। तो इसमें क्या करता है, हम 100 बोलेंगे तो वो क्या करेगा, रिकॉल नहीं कर पाता कि मैंने पिछली बार कैसे लिखा था इसको। ठीक है, और ये लेटर्स को क्या नहीं कर पाता, सीधे सीधे उस फॉर्म में नहीं लिख पाता जैसे उसने पिछली बार लिखा हो। तो ये उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाता जैसे इसने पिछली बार लिखा होगा।
डिस्ग्राफिया इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि हमने अभी बताया है कि डिस्ग्राफिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, जिसमें उसका मस्तिष्क जो है काम नहीं कर पाता है और ना ही उस चीज़ को रिकॉल कर पाता है कि मैंने उसको कैसे लिखा था पिछली बार। ठीक है, तो इसलिए इसमें इसके दिमाग में क्या हो जाता है, ये चीज़ों को फॉर्म नहीं कर पाता, उस लेटर्स को फॉर्म नहीं कर पाता और रिकॉल नहीं कर पाता है। तो ये आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जहाँ पर भी आपका डिस्ग्राफ या ग्राफ से रिलेटेड बात होगी तो वहाँ पर आपको समझ लेना है कि आपका राइटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, तो राइटिंग डिसऑर्डर भी हो गया और आपका रीडिंग डिसऑर्डर भी हो गया। ठीक है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ। ये है आपका तीसरा वाला डिसऑर्डर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है। ये है आपका, जैसे इसका एग्जांपल, या बच्चा सही से नहीं लिख पा रहा है, एक फॉर्म में एक लाइन में नहीं लिख पा रहा है, बच्चा उल्टा पुल्टा लिख देता है। ठीक है, पुअर लेटर फॉर्मेशन इसमें होता है। इसमें देखो बच्चा सही से डिफ़िकल्टी होती है इसको स्पेलिंग की स्पेसिंग से, यानी एक लाइन से नहीं लिख पाता है। जब हम उसको बोर्ड पे लिखने के लिए बोलेंगे या कॉपी में लिखने के लिए बोलेंगे तो वो एक लाइन से इन चीज़ों को नहीं कर पाता है। तो ये सारी आपकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं डिस्ग्राफिया से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका जो चलते हैं हम, जो भी है आपका डिसकैलकुलिया, ये आपका अगला क्या होगा, ये अगली आपकी डिसेबिलिटीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टार्टिंग की मैं बता रहा हूँ आज, इसमें से लगभग हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। यहाँ तक आप अगर वीडियो पे पहुँच गए हैं तो कृपया यहाँ से लाइक करके और सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, ऐसी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको वीडियो आगे मिलती रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ हम चलते हैं, तो ये आपका डिसकैलकुलिया। सीधे सीधे कैलकुलेशन की बात हो रही है, कैलकुलेटर में हम कैलकुलेशन करते हैं। जहाँ पर भी कैलकुलिया की बात आएगी तो आप सीधे कैलकुलेटर को दिमाग में लाइए कि कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड है। इसमें बच्चा क्या नहीं कर पाता है, कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाता है। ठीक है, 2+2 अगर उसको बोलेंगे तो कभी वो 5 बोलेगा, कभी 6 बोलेगा, कभी 10 बोलेगा, कभी कभी 2+2 4 भी बोल देगा, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद याद नहीं रहेगा कि मैंने 4 बोला था पिछली बार। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए न्यूमेलेक्सिया। न्यूमेलेक्सिया का मतलब है कि आपका न्यूमेरिकल चीज़ों को सही से नहीं कर पाता, जो भी न्यूमेरिकल चीज़ें होंगी उसको सही से ये बच्चा नहीं कर पाता है। इसको आपका दूसरा नाम न्यूमेलेक्सिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन भी यहाँ पर कभी कभी डिस्कैलकुलिया नहीं देगा, ऑप्शन में आपको न्यूमेलेक्सिया दे दिया जाएगा कि न्यूमेलेक्सिया डिसऑर्डर किस में है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका डिस्कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड है। अगला पॉइंट इसका देखते हैं। अगला पॉइंट ये कहता है कि इन दिस डिसऑर्डर देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। अभी हमने जो बोला था जी, इसमें क्या होता है, अंक गणित से रिलेटेड चीज़ों में गड़बड़ी पाई जाती है बच्चे में। अंक गणित से रिलेटेड चीज़ों में यानी जो इसको डिफ़िकल्टी होती है, ये आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सब चीज़ों को में करने में इसको क्या होती है, दिक्कत होती है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम इसको कैलकुलेशन करने में आती है। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इट कुड बी ड्यू टू सम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। जी देखिए, ये भी क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है। बच्चा इसमें भी रिकॉल नहीं कर पाता है। इस टाइम पे वो बोलेगा 2+2 4 होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर उसको पूछेंगे 2+2 क्या होता है तो वो 10 भी बता देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है और इसमें बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये इसका टाइप अगर हम देखते हैं तो इसको एक लेक्सिकल डिस्ग्राफिया का ये टाइप होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा लेक्सिकल, इसमें जो बच्चा होता है वो सिमेट्रिक रूप से यानी एक लाइन से इसको नहीं लिख पाता है, और स्पेलिंग में क्या होती है, इसमें मिस्टेक होती है, आगे पीछे करके लिखेगा, कैलकुलेट करके नहीं लिखेगा कि मैंने कितने वर्ड लिखने हैं, कहाँ पे लिखने हैं, किस लाइन में लिखने हैं। ये कैलकुलेशन इसके पास नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं लेक्सिकल डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो दूसरा एक आपका ग्राफिकल डिस्ग्राफिया, एक लेक्सिकल डिस्ग्राफिया, और तीसरा आपका वर्बल डिस्ग्राफिया। तो इतने टाइप के आपके ग्राफिकल में आप सीधे सीधे देख लो कि ये बच्चा क्या नहीं कर पाता है, ग्राफ फॉर्मेशन नहीं कर पाता है इसमें, तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल डिस्ग्राफिया। वर्बल में बच्चा बोल नहीं पाता है, उसको अंदर से कितना भी आ रहा होगा 2+2, तो लेकिन वो 4 नहीं बोल पाएगा। ठीक है, और ये बीच में भूल जाएगा कि आपका जोड़ रहा हूँ मैं, कि घटा रहा हूँ, कि गुणा कर रहा हूँ, कि भाग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका वर्बल डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ये डिस्ग्राफिया के आपके 4 टाइप्स हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले की तरफ, जो हमारा अगला डिसऑर्डर होगा। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर हमारा ये है आपका डिस्मॉर्फिया।
अब डिस्मॉर्फिया, डिस्मॉर्फिया को अगर आप नहीं जानते तो मॉर्फिया का मतलब आप सीधे सीधे समझ लो, मॉर्फिया का मॉर्फ मतलब होता है भ्रम, और डिस मतलब आपका जो आपका डिसेबिलिटीज़ होती है। तो डिस यानी डिसेबिलिटी, मॉर्फिया यानी भ्रम, जो भ्रम से रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज़ होती है यानी भ्रम से संबंधित जो विकार होता है उसको हम बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। ठीक है, तो मॉर्फ मतलब होता है भ्रम। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इन दिस ऑर्डर ए पर्सन गेट्स इल्यूजन रिलेटेड टू हिज बॉडी। इसमें क्या होता है कि पर्सन, जो एक पर्सन होता है उसको अपनी बॉडी से रिलेटेड, जो उसका फिजिकल अपीयरेंस होता है उससे रिलेटेड उसके पास इल्यूजन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहता है, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो ये कहता है कि ही स्टार्ट्स कंपेयरिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी विद अदर पीपल विच एडवर्सली अफेक्ट हिज लर्निंग। इसमें क्या करता है, सीधे से समझ लो, अगर कोई थोड़ा सा मोटा आदमी है तो वो बार बार क्या करेगा, किसी पतले आदमी से अपने आप को कंपैरिजन करेगा। ठीक है, बार बार शीशे की तरफ जाएगा कि मैं क्या हूँ, मोटा दिख रहा हूँ, वो पतला दिखता है, वो अच्छा दिखता है पतला होकर के, मैं मोटा दिख करके बेकार हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं है, उसके बाल अच्छे हैं, मेरी लड़कियाँ ज़्यादातर, मेरे नाखून अच्छे नहीं है, लॉन्ग नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही है, उस लड़की के अच्छे हैं। तो ऐसी चीज़ों को, फिजिकल अपीयरेंस की चीज़ों को लेकर के क्या करता है, जो पर्सन होते हैं वो अपने आप को कंपेयर करने लग जाता है, और इससे क्या होता है, उसकी जो लर्निंग होती है वो काफ़ी तरह अफेक्ट करती है उसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, भ्रम होता है अपने शरीर से संबंधित, और उस भ्रम में क्या करता है, कोई भी बच्चा है, चाहे आपका एडल्ट है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, ये भ्रम सब में होता है। जैसे सलमान खान की बॉडी देख ली, तो उस बॉडी को देख करके हम शीशे में अपने आप को इमेजिन करते हैं कि मेरी बॉडी ऐसी क्यों नहीं है। अगले दिन हम खूब जिम करने लग जाएंगे, खूब एक्सरसाइज करने लग जाएंगे, लेकिन अगर उस जैसी बॉडी हमें फिर से नहीं दिखी तो हमें भ्रम हो जाता है कि क्यों नहीं हो रहा है, और इससे हमारी क्या होती है, लर्निंग रुक जाती है, काफ़ी अफेक्ट करती है। वैसी लड़कियों की है, किसी का अगर अच्छा फिजिकल अपीयरेंस देख लिया, किसी के अगर अच्छे लुक्स देख लिया, किसी के अच्छे नाखून देख लिया, किसी के अच्छे बाल देख लिया, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरे की बॉडी के साथ, और इसमें उनको अपने शरीर से रिलेटेड क्या होने लग जाता है, इल्यूजन होने लग जाता है। ठीक है, तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये लड़की आपका, इसको पतली और इसको मोटा दिख रहा है शीशे में, ये है तो पतली, लेकिन इसको अपने शरीर से रिलेटेड क्या है, एक भ्रम है, इल्यूजन है। इसको शीशे में हमेशा, आप चाहे कितनी भी पतली हो जाए, इसको अपने आप को मोटा ही दिखेगा शीशे में, क्योंकि ये मॉर्फिया से ग्रसित एक विकार इसके अंदर है। ठीक है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, ये फिर से यहाँ पर पतली है, लेकिन शीशे में इसको हमेशा मोटा ही दिखेगा कि मेरा पेट बाहर आ रहा है, मैं मोटी हूँ, मैं उसकी तरह क्यों नहीं हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आपका पतला है, लेकिन इसको अपनी बॉडी ऐसी दिख रही है, क्योंकि ये दूसरे को उसको देख करके अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए। तो हमेशा इसमें क्या होता है, आपको फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड जो भी मॉर्फिया होता है, जो भी इल्यूजन होता है, ये इस डिसेबिलिटीज़ में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोजेरिया। नेक्स्ट डिसेबिलिटी है आपकी प्रोजेरिया। प्रोजेरिया, सीधे सीधे प्रोजेरिया का मतलब ये है कि जो बचपन में ही बच्चों पे जो बुढ़ापे के लक्षण आने लग जाते हैं उसको हम प्रोजेरिया कहते हैं। पा मूवी का एग्जांपल इसमें सबसे बड़ा है। पा मूवी में अमिताभ बच्चन बचपन में ही बुढ़ापे के लक्षणों से पैदा होने से ही उसमें बुढ़ापे के लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस बीमारी को प्रोजेरिया हम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं पहला पॉइंट, इन दिस डिसऑर्डर द चाइल्ड सफ़र फ्रॉम सिम्टम्स लाइक ओल्ड एज एट द टाइम ऑफ बर्थ और इन चाइल्डहुड इटसेल्फ। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, सफ़र करता है ऐसे सिम्टम्स को, ओल्ड एज जैसे सिम्टम को अपने चाइल्डहुड में ही, बचपन में ही उसमें क्या आने लग जाते हैं, ओल्ड एज जैसे सिम्टम आने लग जाते हैं। उसके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, उसके आईब्रोज जो हैं आपका वाइट होने लग जाएंगे। ठीक है, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लग जाएंगी। तो जो भी बचपन में बुढ़ापे जैसे लक्षण पैदा होते हैं बच्चे में, तो उसमें समझ जाइए कि इसमें क्या है, ये प्रोजेरिया डिसेबिलिटी से ग्रसित है। ठीक है, तो सीधे सीधे एग्जांपल हमने बता दिया कि पा मूवी में जो आपका अमिताभ बच्चन ने रोल किया है, जैसे इस फोटो में भी आप देख रहे होंगे, 3 साल का बच्चा है, इसके बाल पूरे झड़ चुके हैं, इसके चेहरे से अपने आप पता चल रहा है कि बुढ़ापे के जैसे लक्षण आ रहे हैं। फिर आपका दूसरा बच्चा है, एज 9 है इसकी, लेकिन बुढ़ापे जैसे लक्षण इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरे फोटो देखो, बचपन में कैसे बच्चे की शक्ल ऐसी है, बुढ़ापे जैसी, बुढ़े जैसी पैदा हो रखा है बच्चा। तो ऐसे जो भी लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, ये प्रोजेरिया के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आपके लिए इतना वीडियो में बने रहने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की डिसेबिलिटीज़ हम आपके लिए लेकर के आएंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।